नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे यूपीएससी का और सिविल सर्विसेज का। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि व्हाट इज़ यूपीएससी, व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज, व्हाई वन शुड अपीयर और फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और व्हाई वन शुड ज्वाइन सिविल सर्विसेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिविल सर्विसेज के लिए, स्कीम या प्रोसेस क्या है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए सिविल सर्विस एग्जाम को प्रिपेयर करते समय। सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के पीछे इसका ये रीज़न है कि ये बॉडी अपनी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रख सके। इसका जो मेन पर्पस है वो है इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज। तो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि काफ़ी एग्जाम्स करवाती है, जैसे एग्जाम्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, और इसके अलावा भी और एग्जामिनेशन भी यूपीएससी करवाती है। अब हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज क्या है। तो सिविल सर्विसेज एक गवर्नमेंट का सेक्टर है जिसमें मोस्टली करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और ये गवर्नमेंट की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है गवर्नमेंट का वो सिविल सर्वेंट द्वारा ही रन किया जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके मोस्टली हेड आपको सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें दो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। पहले होते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स जो कि हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि एक टेम्पररी पीरियड के जैसे 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स। तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए सिविल सर्विस की पोस्ट क्रिएट की गई थी। अब जो वेरियस पोस्ट आती है गवर्नमेंट सिविल सर्विस के अंदर वो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो सिविल सर्विस के अंदर आती हैं। अब हमें ज्वाइन या अपीयर क्यों करना चाहिए सिविल एग्जामिनेशन के लिए, या हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए सिविल सर्विसेज, ये देखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर। फिर अगर सैलरी देखें तो एक रीजनेबली गुड सैलरी आपको मिलती है व्हेन यू आर सिविल सर्वेंट। तो अराउंड 80,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं व्हेन अ सिविल सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जब सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं सिविल सर्वेंट्स तो उन्हें लगभग 1.5 लाख रुपए मिलता है पर मंथ। इसके अलावा बाकी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे अकोमोडेशन, व्हीकल्स, सिक्योरिटी गार्ड, वीआईपी पासिस फॉर वेरियस इवेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और इसके अलावा भी एक सोसाइटी में प्रेस्टीज होती है कि सच अ पर्सन इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड दैट टू अ सिविल सर्वेंट। सो देयर इज अ प्रेस्टीज इन द सोसाइटी फॉर बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो अपने फेलो सिटीजन्स या वनरेबल सेक्शन के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो बीइंग अ सिविल सर्वेंट वन कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री एंड मेक पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ वनरेबल एंड नीडी फेलो सिटीजन्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो केरला कैडर के जो एक आईएएस ऑफिसर है उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन सुलेमानी। इसके अंदर गरीब लोगों को फ्री फूड कूपन मिलते थे। तो देखा जाए तो काफ़ी लार्ज स्केल पे उन्होंने गरीब लोगों की हेल्प की थी। और इसका एक और एग्जाम्पल है पीपल्स रोड इन मणिपुर। इसमें क्या होता, मणिपुर कैडर के आईएएस ऑफिसर ने एक क्राउड फंडिंग के थ्रू एक गांव को रोड से कनेक्ट किया था। इससे गांव में काफ़ी डेवलपमेंट आई। तो गांव को इस रोड के थ्रू उन्होंने गांव के लोगों को विकास से जोड़ा। तो इन एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर चाहे तो काफ़ी लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो हमारा देखा जाए मेन एम यही होना चाहिए कि हमें हमारे पर्सनल लाइफ में तो अच्छा करियर मिलेगा ही, साथ में ये सर्विसेज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम एक काफ़ी लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला पाए। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो एज की बात करें तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 32 ईयर्स एज ऑन अगस्त 1। तो 1 अगस्त को आपकी एज 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो आपको सिंपल एक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो जनरल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी दे सकते हैं 9 अटैम्प्ट्स।
और इनकी जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। तो जनरल कैटेगरी की एज लिमिट थी 32 ईयर्स, ओबीसी की एज लिमिट है 35 ईयर्स। एससी और एसटी की, तो इनके जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज लिमिट है वो है 37 ईयर्स, और 37 ईयर्स से पहले ये कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो अटैम्प्ट्स के ऊपर कोई बार नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनको 9 अटैम्प्ट्स दिए गए हैं, तो वो 9 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन जो एज लिमिट है वो है 42 ईयर्स। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है वो 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, एससी एसटी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं, पर दोनों केस में इनकी जो एज लिमिट है वो है 42 ईयर्स। अब हम देखते हैं स्कीम या प्रोसेस क्या है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। तो अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है जैसे आईएएस आईपीएस, तो आपको 3 स्टेजेस क्लियर करनी पड़ती है। सबसे पहली स्टेज आती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो और इसमें ये 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसके डिटेल जो स्ट्रैटेजी है और क्या स्कीम है इसकी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। प्रीलिम्स की पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 2 में क्या क्या आते हैं, कैसे आप इन्हें पढ़ें। और जो पेपर उसके बाद आता है सेकंड ईयर, वो है मेन एग्जामिनेशन। तो पहले आप प्रीलिम एग्जाम होता है, उसमें जो क्वालिफाई होते हैं स्टूडेंट्स वो फिर वो मेन एग्जाम्स लिखते हैं। तो जो मेन एग्जाम होता है ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसमें आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। इसके अंदर पेपर्स की अगर बात करें तो 9 पेपर्स होते हैं। पहला एक पेपर होता है एसए का, फिर 4 पेपर होते हैं आपके जनरल स्टडीज़ के, फिर 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल के। एक ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है, आपको लिस्ट दे रखी होती है, आपको मिलेगी उसमें। हाँ, तो लिस्ट के अंदर से जैसे ज्योग्राफी, कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल, तो ऐसे एक लिस्ट है, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, उसके आपके 2 पेपर होते हैं। ऐसे ही आपको एक लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज है, उसके अंदर से एक पेपर चूज़ करना पड़ता है, और एक पेपर होता है आपका इंग्लिश का। तो टोटल 9 पेपर्स हो गए, एक ऐसे 4 जनरल स्टडीज़, 2 ऑप्शनल के और इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का। ये याद रखें कि ऑप्शनल आपको एक ही चूज़ करना है, उसके पेपर आपके 2 होंगे। और जो ये इंडियन लैंग्वेज है और इंग्लिश का पेपर है, ये पेपर होते हैं 300 मार्क्स के दोनों, और बाकी जो 7 पेपर हैं ये 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के। जो इंडियन लैंग्वेज के पेपर है ये केवल आपको क्वालिफाई करने होते हैं, यानी कि आपको 300 में से केवल 25% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 75 मार्क्स लाने हैं। और ये जो पेपर है इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, इनके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, बस आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन ये बात याद रखें, अगर आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी कि मिनिमम 300 में से 75 मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आपके बाकी पेपर चेक नहीं होते। तो ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। उसके बाद हम देखते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पहली स्टेज होगी प्रिलिमिनरी एग्जाम, वो क्लियर किया, तो फिर आते हैं मेन एग्जामिनेशन, फिर आते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बोर्ड होता है यूपीएससी बोर्ड यूपीएससी में, वो आपसे क्या करते हैं, ओरली क्वेश्चन पूछते हैं कैंडिडेट से, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। इन अगर डिफरेंट स्टेजेस की बात करें, तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो अराउंड 10 लाख हम देखते हैं। अगर बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 6 to 7 लाख अपीयर करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगर नंबर ऑफ सीट्स मानते हैं, अगर हम 1000 है एग्जाम्पल की तरह, तो जो 12 से 13 टाइम्स बच्चे होते हैं वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, यानी कि अराउंड 12 to 13,000 बच्चे आपके मेंस लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ सीट्स के 2 से 2.5 टाइम्स बच्चे जो होते हैं वो आपके होते हैं, बुलाए जाते हैं पर्सनल टेस्ट के लिए। तो हमने देखा अगर 1000 सीट्स हैं तो 2 से 2500 यानी कि 2000 या 2500 बच्चे आपके शॉर्ट लिस्ट होते हैं पर्सनल टेस्ट के लिए। फिर उनमें से फाइनल 1000 सिलेक्शन होता है। तो ये आपका हो गया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एक बात और ध्यान रखें कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, अगर मान लो 1000 सीट्स हैं तो 1000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो मार्क्स काउंट होंगे वो मेन एग्जामिनेशन की और पर्सनल टेस्ट के दो ही स्टेजेस के मार्क्स काउंट होते हैं। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स फाइनल लिस्ट के लिए काउंट नहीं होते, वो बस आपको क्वालिफाई करना होता है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट, कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो क्लियरिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिक्वायर नॉट ओनली एप्टीट्यूडनल एंड लिटरेरी स्किल्स but also attitudinal makeup for the exam and lifestyle choices with daily routine, thought process, even food habits and mental strength। तो ये जो एग्जाम है ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने रिपीटेडली प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो ये एग्जाम केवल आपकी पढ़ाई चेक नहीं करता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करता है। तो ये तो आपका बेसिक है कि हाँ भाई कोई टॉपिक है उसको आप समझें, आप में लिटरेरी स्किल्स तो होनी चाहिए, लेकिन केवल लिटरेरी स्किल से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा भी आपको एटीट्यूड जो है आपका वो डिपेंड करता है, वो आपको डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे। तो आपका डेली रूटीन हो गया, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप खा पी रहे हैं, इन सब का, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ,
कि आप परसिस्टेंटली लगातार काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, दूसरों के कमेंट्स आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे नहीं कर रहे। तो काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो एटीट्यूड में आती हैं, वो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगी। तो अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला है एप्टीट्यूड और दूसरा एटीट्यूड। तो एप्टीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा एप्टीट्यूड इतना तो होना ही चाहिए कि हम जो टॉपिक्स है सिलेबस के और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं सिविल सर्विसेज में जो हमें काम आते हैं हम उन्हें समझ पाएँ और उन्हें पढ़ पाएँ। तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स मेंशन इन द सिलेबस एंड अदरवाइज, तो उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो, कॉम्प्रीहेंड कर पाए उन्हें और ग्रैस कर पाए। तो ये हमारा बेसिक एप्टीट्यूड, इतना एप्टीट्यूड होना ही चाहिए। फिर अगर एटीट्यूड की बात करें, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा जो माइंड है, जो हमारी थिंकिंग है, इट शुड बी एनालिटिकल। तो पहला पॉइंट है कि एनालिटिकल माइंड टू व्यू एंड रिव्यू टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले, अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लड मैनेजमेंट के आप वो बताइए कि कैसे आप फ्लड को मैनेज करेंगे, तो कोई बंदा कहता है मैं डैम बना दूंगा इसके लिए। तो डैम कंस्ट्रक्ट करना तो एक पार्ट हो गया, टेक्नोलॉजिकल पार्ट। तो कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे कहने का मतलब है उसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। जैसे कि अगर आपके डैम फ्लड मैनेजमेंट की बात करें, तो आप इसका अगर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देंगे तो आप देंगे हाँ डैम कंस्ट्रक्शन। इसका आप एनवायरमेंटल एंगल देखेंगे तो आप ये भी कहेंगे कि हाँ हमें एफोरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे और वो पानी को एब्जॉर्ब करें। फिर हम इसका सोशल एंगल देखें तो आप बताएंगे कि हाँ हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप फ्लड प्लेन्स में हाउसेज ना बनाएं या और कोई ड्वेलिंग्स ना क्रिएट करें ताकि आपको नुकसान ना हो। तो यह इसका सोशल एंगल हो गया। और इसके साथ साथ हमें रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए फ्लड जोन जो है उसके कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, कहाँ पे क्या होगा। तो देखा जाए तो एक प्रॉब्लम के आप डिफरेंट सोल्यूशन दोगे। ऐसे ही अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी डिसीजन आपने लिया तो उसके आपके प्रोज एंड कॉन दोनों देखना है। जैसे कि अगर कहीं डैम कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके फ़ायदे क्या क्या हों कि भाई हाँ वाटर अवेलेबल होगा डैम कंस्ट्रक्शन से, फिशरी होगी, एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, ठीक है, आपका टूरिज्म बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी ओवरऑल। तो ये तो इसके पॉजिटिव हो गए, पर साथ साथ आप उसके कॉन्स भी देखने हैं कि हाँ डैम कंस्ट्रक्शन जब भी होती है तो काफ़ी एरिया ना वो सबमर्ज हो जाता है पानी के अंदर ही, वाटर का जो नेचुरल फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है, इसके इकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं। तो आपको कोई भी चीज़ लो, कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों एनालाइज करो। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ाई करते वक्त। उसके बाद क्या है, आपको ये भी समझना है कि चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड, चीज़ों को समझने के साथ साथ कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे याद करनी पड़ेंगी। सो देर इज ऑल्सो नीड टू मग अप सर्टेन थिंग। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए हाँ कुछ चीज़ें मैं उनको याद भी करूँगा, जैसे रिपोर्ट्स होगी, कुछ डेटा हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, कोई थ्योरीज होगी। तो ये कई लोग क्या सोचते हैं बस समझ लो चीज़ों को, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कुछ चीज़ें हमें मगअप भी करनी है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि मैं किसी पार्ट को छोड़ दूंगा। मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम जो है ना ये डिमांड करता है काफ़ी आपसे कि काफ़ी एग्जॉस्टिव स्टडी हो आपकी, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो। तो आप कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते, ना ही स्टैटिक और ना ही करंट। तो आपको दोनों पार्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट देते हुए उनको पढ़ाई करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमें लगता है कई बार लगता है कि हम कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं और इस बार शायद तुक्का लग जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएंगे और हम क्लियर कर जाएंगे। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ बात कि दिस एग्जाम विल नॉट गेट क्लियर बाई चांस। ये आप सोचो तुक्का लग के या बाई चांस क्लियर हो जाए, ये नहीं होगा। आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए, हम कभी ये ना सोचे कि हम एग्जाम तुक्के से क्लियर कर देंगे या कुछ क्वेश्चन हमारे सिलेक्ट किए आ जाएंगे। ऐसा ना सोचें, आप एग्जाम को थोरली प्रिपेयर करें इसके लिए। और आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, स्मार्ट वर्क करूंगा और हार्ड वर्क करूंगा, दोनों इसके लिए। अब हम देखते हैं अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारे सिविल सर्विस एग्जाम को लेते हुए। वैसे अगर देखा जाए तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ना वो आप तीनों स्टेजेस पे, प्रीलिम्स, मेंस और परसेंट टेस्ट, तीनों स्टेजेस पे आप यूज़ करते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं। और आपको पढ़ाई भी ऐसी करनी चाहिए इंटीग्रेटेड तरीके से कि मैं जो मटेरियल पढ़ रहा हूँ उसको मैं तीनों स्टेज पे यूज़ कर पाऊँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो तीनों स्टेज है उनमें डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर होती है। प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर मेन सब्जेक्टिव है, थर्ड आपका ओरल है, परसेंट टेस्ट। तो आपको तीनों चीज़ों स्टेज पे एक डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए आपकी स्ट्रेटेजीज भी है वो वेरी करेंगी तीनों स्टेज पे। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हाँ मैं यूज़ तो कर लूँगा लेकिन जो मेरा पढ़ने का तरीका है, जो मेरा प्रैक्टिस का तरीका है, वो तीनों स्टेज पे क्या करेगा, वेरी करेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए और यूपीएससी के बारे में। अब मैं आपको एक फेमस कोट बताता हूँ कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन विद द सिंगल स्टेप। तो कोई भी जर्नी हो 1000 माइल्स की, ऐसे सिविल सर्विस मान लो आप, तो ये भी आपकी 3 स्टेज की जर्नी है और काफ़ी लंबा है, 1 साल आपको तैयार करना पड़ता है, फिर 1 साल का पूरा एग्जामिनेशन है। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है इसके। लेकिन आपको जर्नी, कोई भी जर्नी आप स्टार्ट करोगे तो उसको आपके लिए पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो पहले स्टेप लेने के लिए आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी कि प्रीलिम्स जो इसका पहला स्टेज है उसमें आप कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन सी आप बुक्स रेफर करें। तो आपके फर्स्ट स्टेप लेने में मैं आपकी हेल्प करूँगा नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तो जैसे कि
एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था एटीट्यूड का पार्ट, उसमें बताया था कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनको मेंटल स्ट्रेंथ और ये मैंने 2-3 बातें बताई थी आपको, फूड हैबिट्स, इन पे ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको ये 5 क्वालिटीज़ बता रहा हूँ आपको कि एज ए स्टूडेंट आपके अंदर ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो पहली क्वालिटी है वो काक चेष्टा। काक चेष्टा मतलब एफर्ट ऑफ करो। बचपन में हमने एक स्टोरी सुनी थी थर्स्टी क्रो की, वो कैसे पोट के अंदर पेबल्स डाल डाल के पानी को ऊपर लेके आता है और अपनी प्यास बुझाता है, काफ़ी एफर्ट करता है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो आपको भी यहाँ पे आपकी प्यास क्या है, आपका गोल है आपकी प्यास, ठीक है। तो आपको काफ़ी पेशेंट रहना पड़ेगा और काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये होगा काक चेष्टा, एफर्ट ऑफ अ क्रो। सेकंड जो पॉइंट क्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर वो है बको ध्यानम। अगर आप बुगले की बात करें तो आप देखेंगे वो पानी के अंदर ना अपने एक पाँव पे खड़ा रहता है और छोटी छोटी मछलियों को जाने देता है, कोई वो डिस्टर्बेंस नहीं करता, बिल्कुल फोकस रहता है बड़ी मछली के ऊपर। तो जैसी बड़ी मछली आती है वो एकदम से उसको पकड़ लेता है। तो ये हमें क्या सिखाता है बको ध्यानम, फोकस ऑफ अ क्रेन का मतलब है कि आपके जीवन में आप भी अपने मेन गोल पे फोकस रखो। बस आप छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं उसको आने दो, आप उससे वो डेविएट मत हो अपने गोल पे। और जैसे आप अगर आप फोकस रहेंगे, आपका गोल जो आएगा, जब आपका गोल का टाइम आएगा आप उसको अचीव कर लेंगे। तो आपका ध्यान अपना गोल के ऊपर होना चाहिए, बाकी जो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है स्वर्ण निद्रा। स्वर्ण निद्रा मतलब अलर्टनेस ऑफ अ डॉग। ये आप ध्यान रखिए, नॉलेज वही गेन कर पाता है जो अलर्ट रहता है। तो अगर इसमें बात देखें, कुत्ते की बात करते हैं, तो जो डॉग होता है वो बिल्कुल अलर्ट रहता है, छोटी सी भी अगर आपको आवाज़ करोगे आप तो उठ जाएगा, अगर सो भी रहा होगा तो। ऐसे ही आपको अपने अलर्ट रहना है। कोई भी आपको लग रहा है ज्ञान की बात हो रही है तो आपको अलर्ट रहना है। ज्ञान आपको केवल पढ़ाई से नहीं, ऑब्जर्वेशन से भी, टीवी से भी, फ्रेंड से भी, कई जगह से मिल सकते। तो आपको पढ़ाई करते हो काफ़ी अलर्ट रहना है, किसके प्रति, अपने ज्ञान के प्रति। तो जहाँ से ज्ञान मिले उसको लो। अगली क्वालिटी अल्पहारी, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब खाने से रिलेटेड नहीं, अल्पहारी। इसका मतलब जितनी भी आपकी सेंसेस है, खाना तो एक पार्ट हो गया, जीभ, बाकी आइज, ईयर, स्किन, तो आप वही टच दो अपने लाइफ में या वही इनपुट्स दो जो आपको हेल्प करें सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो बात करें अगर खाने की, तो आप काफ़ी लाइट फूड लो, ठीक है, जो आपकी ज़्यादा बॉडी जो आपकी बॉडी की ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे, आपको फिट रखे, आपको बीमार ना होने दे। तो खाना होगा अल्पहारी में, खाने वाली बात। फिर आके देखो, आप वही चीज़ें देखो जो आपको क्या करें, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। फालतू चीज़ें आप ना देखो, जैसे वीडियोस की बात अगर करें या और कुछ भी हो, तो आप वही चीज़ें देखें जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। ऐसे ही आप वही चीज़ें सुनो जो आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प करे, रादर देन आपको डेविएट करे अपने गोल से। तो हमारे माइंड की हर चीज़ की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो तैयारी करते वक्त मेरा मानना है कि हमें फोकस वर्ड है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट है। आपको फोकस और आपके इनपुट दिमाग में वही चाहिए चाहिए जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। अगला है गृह त्यागी। तो गृह त्यागी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है लिविंग अवर कंफर्ट जोन। तो जो भी हमारा कंफर्ट जोन है, हमें सबको अच्छा लगता है अपने कंफर्ट जोन में रहे। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप मेंस की बात करते हैं तो आंसर राइटिंग कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो हमारा कंफर्ट जोन है, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है और हमें आंसर्स लिखने हैं बहुत सारे। काफ़ी डिफिकल्ट होता है हमारा कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आए और आंसर लिखे। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप बार बार आंसर राइटिंग करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और जो आपको एग्जाम के क्लोज लेके जा रही है, अगर आप वो काम करते हैं तो आपका क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है एग्जाम को। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तो ये 5 क्वालिटीज़ जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, सेम क्वालिटी अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है या कोई भी एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ये 5 क्वालिटी जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। अगर आपको और कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।